पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक मोची रहता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सीता और जो पैसे मिलते उन्हीं से अपना गुजारा करता। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से अपना पेट भर पाता था। इसीलिए उसने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे खिचड़ी खाने का दिल चाहा। कई दिनों से उसने खिचड़ी नहीं खाई थी, सो वो बाजार से चावल और कुछ मूंग की दाल ले आया और बड़े शौक से खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने एक बड़े से थाल में डालकर रख दिया ताकि ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतने वक्त में लोगों के जूते वापस कराता हूँ। ये सोचकर वो खिचड़ी को वहीं छोड़कर लोगों के सिलाई किए हुए जूते वापस करने चल पड़ा। इत्तेफाक से एक गीदड़ भी जंगल में घूमता घूमता यहाँ निकल आया। उसने मोची का घर खाली देखा तो अंदर चला आया। जब उसने सामने देखा तो एक बड़ी सी थाली में ताज़ा ताज़ा खिचड़ी रखी थी। गीदड़ भूखा तो था ही, उसने आओ देखा न ताओ और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगा। अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से बाहर से मोची आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेताब था और उसे जल्दी थी कि जल्दी से घर जाके खिचड़ी खाए। इसीलिए वो लोगों के सिलाई किए हुए जूते जल्दी जल्दी वापस करके घर आ गया था। लेकिन जब उसने घर आकर देखा कि गीदड़ मजे से खिचड़ी खा रहा है तो उसने फौरन घर के दरवाजे बंद किए और गीदड़ को एक रस्सी से पकड़ के बांध दिया। उसके बाद मोची ने एक मोटा सा डंडा पकड़ा और दिल भर के उसकी मरम्मत की। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता और डंडा लेके गीदड़ की ठोकर मारता और जब थक जाता तो फिर अपने काम में लग जाता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर ये मुझे यूं ही मारता रहा तो मेरी जान बचना मुश्किल है। गीदड़ यूं ही मार खाता जा रहा था और वहां से निकलने के तरीके भी सोच रहा था, मगर बंधा हुआ था, भाग भी नहीं सकता था, इसलिए मार खाकर खामोश हो जाता। रात जैसे तैसे गुजर गई और सुबह जब मोची अपने काम पर गया तो गीदड़ सोचने लगा, यही मौका है कुछ ना कुछ करने का, कोई अच्छी तरकीब सोचनी चाहिए। गीदड़ कुछ देर बैठा सोचता रहा और आखिरकार उसके जहन में एक तरकीब आई। उसने इर्द गिर्द चक्कर लगाए और रस्सी को और भी सख्ती से पकड़ लिया और ऐसी आवाजें निकालने लगा जैसे अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल बिल्कुल करीब था, इसलिए जब दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज सुनी तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। जंगल में जो गीदड़ बोल रहे थे उनमें से एक गीदड़ उस गीदड़ का दोस्त भी था जो खिचड़ी खाकर इस मुसीबत में फंस गया था। जब उसने अपने दोस्त की आवाज सुनी तो ये जानने के लिए कि उसका दोस्त कहाँ है, वो और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। जब उसे पता चला कि उसका दोस्त इसी गांव में है और उसे ढूंढने के लिए वो भी इसी गांव की तरफ चल पड़ा। वो आ पहुंचा और तलाश करता हुआ आखिरकार मोची के घर के करीब पहुंच गया। कान लगाकर सुना तो आवाज इसी मोची के घर से आ रही थी। अंदर झांका तो उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने अपने दोस्त से पूछा, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे पहुंचे? रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ की इतनी मार पड़ी थी कि उसका पूरा जिस्म सूज गया था और इस वजह से वो बहुत मोटा और ताज़ा दिखाई दे रहा था। जब उसने अपने दोस्त को अपने पास देखा तो उसने अपना दर्द छुपाने के लिए मुस्कुराहट के साथ कहा, हम तो मजे कर रहे हैं दोस्त, तुम तो जंगलों में मारे मारे फिरते हो। दूसरे गीदड़ ने जब उसे देखा तो वाकई वो बहुत मोटा लग रहा था। उसने सवाल किया, फिर भी तुम हमें बताओ कि तुम्हें ये कामयाबी कैसे मिली? रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ ने बड़ी चालाकी और होशियारी से कहा, मैं तुम्हें ये राज बताने को तैयार हूं, बस एक शर्त है। दूसरे गीदड़ ने पूछा, क्या, जल्दी बताओ। वो बोला, वो शर्त यह है कि तुम किसी को बिल्कुल नहीं बताओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं? तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर रस्सियों से बंधे हुए गीदड़ ने कहा, असल बात यह है कि मुझे बहुत रहमदिल और नेक इंसान ने पकड़ लिया है। वो मेरी बहुत ख्याल रखता है और तुम नहीं देख रहे कि उसने मुझे किस तरह रस्सियों में जकड़ रखा है कि मैं कहीं खुद को आज़ाद करके यहाँ से ना चला जाऊं। फिर उसने अपनी बंधी हुई रस्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मैं कितनी मोटी हुई हूँ, वो इंसान मुझे रोजाना हलवा पूरी खिलाता है। दूसरा गीदड़ उसकी बातें सुन रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि काश ये मौका मुझे मिल जाए। हलवा पूरियों के नाम से उसके मुंह में पानी आ चुका था। बंधे हुए गीदड़ ने जब देखा कि उसका दोस्त उसके फरेब में आ चुका है तो वो आहिस्ते आहिस्ते बड़े रौब के साथ कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ कि तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मैं तुम्हें अपनी जगह बांध दूं और यूं तुम भी 2-3 दिनों में मेरी तरह मोटे ताजे हो जाओगे और खूब मजा करोगे। बाहर से आने वाला गीदड़ वहमो गुमान में ही पागल हो चुका था, इसलिए खुश होकर बोला, हाँ दोस्त, अच्छा है, तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी 2-4 रोज हलवा पूरी खा लूंगा। लो, मैं तुम्हारी रस्सियों को खोल देता हूँ और तुम मुझे अपनी जगह बांध दो।
इसके बाद उसने बंधे हुए गीदड़ की रस्सियों को खोल दिया। बंधा हुआ गीदड़ खुद आजाद होकर उसे वहां बांध दिया और वहां से चला गया। इधर जब मोची अपने काम से घर वापस आया तो उसने करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और गीदड़ की मारपीट शुरू कर दी। उसे क्या मालूम था कि ये वही गीदड़ है या कोई और। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए गीदड़ पर इतनी लाठियां बरसाईं कि वो चिल्लाता ही रहा। वो बहुत घबराया कि ये कैसा हलवा पूरी है जो मुझे मिल रहा है। खैर, कुछ देर तक वो खामोशी से पिटता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि मोची किसी तरह भी रुकने वाला नहीं है तो उसने मोची से कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें क्या बिगाड़ दिया है? दूसरी तरफ जब मोची ने गीदड़ को देखा कि वो इंसानों की तरह बातें कर रहा है तो वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि पहले ये तो बोलता ही नहीं था। उसने दिल में सोचा, यकीनन ये मुझे पहले बेवकूफ़ बना रहा था, इसलिए उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी, और अब शायद ये बहुत ज़्यादा मार खा चुका है, इसलिए मुझसे बातें करने लगा है। मोची ने 2-4 डंडे और बरसाए और कहने लगा कि जब तक मैं अपनी खिचड़ी का बदला पूरा ना ले लूं तुम्हें ऐसे ही मारता रहूंगा। बताओ, तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई? गीदड़ बेचारा अब समझ गया कि उसके दोस्त ने उसकी खिचड़ी खा ली थी, इसीलिए उसे बांध रखा था। उसने मोची से कहा कि मैंने तुम्हारी कोई खिचड़ी नहीं खाई। फिर उसने बताया कि जब मैं यहाँ आया तो यहाँ एक गीदड़ रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने मुझे बताया कि अगर तुम मेरी जगह यहाँ बांध जाओ तो रोजाना हलवा पूरी खाने को मिलेगी। लिहाजा मैंने उसे यहाँ से आज़ाद कर दिया और वो खुद अपनी जगह मुझे बांधने लगा। यहाँ से बांध कर चला गया है। अब तुम आए हो तो आते ही मेरी पिटाई शुरू कर दी है। गीदड़ की सारी बातें सुनकर मोची बोला, मैं तुम्हारे सारे मकर जानता हूँ। इतना कहकर उसने 2-3 लाठी गीदड़ की कमर पर मारी। अब गीदड़ और भी घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो मुझे जान से मार डालेगा। चुनांच वो मोची से इल्तिजा करते हुए बोला, अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मोची का मुंह खुला का खुला रह गया। बादशाह की बेटी से मेरी शादी? उसने बड़े हैरत से पूछा, तुम क्या कह रहे हो? मैं गरीब मोची और तुम बादशाह की बेटी? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? इस पर गीदड़ ने कहा, नहीं, मैं वाकई तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवाऊंगा। मोची हैरान होकर बोला, क्या वाकई? लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। गीदड़ बोलने लगा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अपनी बात पूरी करूंगा। गीदड़ की इस यकीन दहानी के बाद मोची ने उसे आज़ाद कर दिया। आज़ाद होने के बाद गीदड़ ने कहा, तुम घर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आऊंगा। बस कहकर गीदड़ वहां से रुखसत हो गया। गीदड़ गांव से निकलकर दरिया के किनारे पहुंच गया। उसने दरिया को पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंचकर इंसान का रूप धार लिया। दरिया के उस पार एक दूसरे बादशाह की हुकूमत थी, जिसका महल दरिया से कुछ ही फासले पर वाक़ था। उसने खुद को एलची बना लिया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे देखा तो पूछा कि ए अजनबी, तू कौन है और यहाँ किस मुल्क से आया है? जवाब में उसने सर झुकाते हुए कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का एलची हूँ। बादशाह ने जब ये सुना तो उसे बड़े अदब से पेश आया और उसे अपने पास बैठने की जगह दी। फिर पूछा, अरे अरे एलची, बताओ तुम्हारे बादशाह ने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है? एलची ने इज्जत से कहा, ए बादशाह, हमारा बादशाह अभी कंवारा है और उसने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक की बात यह थी कि उस बादशाह की एक बेटी थी जो जवान थी और वो बादशाह इस रिश्ते के लिए बहुत फिक्रमंद था। वो बस इसी इंतजार में था कि कहीं से उसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता आए। जब उसने देखा कि रिश्ता खुद ब खुद आ गया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने एलची से कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है और उसने शादी के लिए तारीख भी तय कर दी। एलची को बहुत सी कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। एलची वहां से रुखसत होकर दोबारा दरिया पर आया। वहां पहुंचकर फिर गीदड़ का रूप धारा और दरिया पार करके सीधा गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचकर वो सीधा मोची के घर पहुंच गया। मोची भी उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही खुश होकर बोला, क्या खुशखबरी लाए हो? गीदड़ ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि तुम्हारी शादी की बात तय हो गई है और फला तारीख को तुम्हारी शादी है। ये सुनकर मोची घबराकर बोला, मगर मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। इस पर गीदड़ ने कहा कि तुम फिक्रमंद ना हो। गीदड़ ने इतना कहा और मोची को हैरान परेशान छोड़कर वहां से चल दिया। सच्चाई ये थी कि मोची को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी शादी किसी बादशाह की बेटी से होने वाली है। ये एक अजीब बात थी, लेकिन जब उसी दिन सुबह सवेरे उसके पास पहुंचा तो वो और भी हैरान रह गया और गीदड़ ने कहा कि जल्दी करो, मेरे साथ चलो, आज तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से है। भला मोची को क्या सामान लाना था? वो खामोशी से गीदड़ के पीछे चल दिया और गीदड़ उसे लेकर गांव से बाहर उसी दरिया के करीब पहुंच गया। उस वक्त दरिया के किनारे पर एक धोबी कपड़े धोने आया था। गीदड़ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि तुम्हारे पास जितने भी कपड़े हैं उन्हें आसपास दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दो। धोबी को मुफ्त में सोने का सिक्का मिल चुका था, उसे और क्या चाहिए था। उसने वो कपड़े जो वो धोने के लिए गठड़ी बांधकर लाया था, गीदड़ के कहने के मुताबिक दरिया के पास झाड़ियों और दरख्तों पर फैला दिए।
गीदड़ ने जब देखा कि उसने कपड़े फैला दिए तो वो रुई बेचने वाले के पास गया और उसे एक सोने का सिक्का देकर बोला, तुम धुनी हुई रुई के चंद गट्ठे दरिया के किनारे पहुंचा दो। रुई बेचने वाले ने सोने का सिक्का लेकर धुनी हुई रुई के कुछ गट्ठे दरिया के किनारे पहुंचा दिए। और जब ये सब हो गया तो गीदड़ ने मोची से कहा, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। मोची ने कहा, हाँ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद गीदड़ ने मोची को समझाते हुए कहा, मैं दरिया के उस पार जा रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ से वहाँ जाते हुए देखते रहना। जब तुम देखो मैं बादशाह के महल में दाखिल हो रहा हूँ तो तुम धोबी से कह दो कि वो अपने सारे कपड़े जो उसने दरख्तों और झाड़ियों पर फैला रखे हैं उतार कर ले जाए। इसके बाद तुम धुनी हुई रुई के गट्ठे जमा करके थोड़ा थोड़ा रुई दरिया में डालना शुरू कर दो, बाकी मैं खुद सब कुछ ठीक कर लूंगा। गीदड़ मोची को यह हिदायत देकर खुद दरिया में तैरता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। दूसरे किनारे पहुंचकर उसने फिर से एलची का रूप धार लिया और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की शादी करने के लिए पूरी तैयारियां करके बैठा था और शाही बारात का इंतजार था। वो इसी इंतजार में महल की छत पर चढ़कर देखने लगा तो धोबी ने जो कपड़े दरख्तों और झाड़ियों पर डाल रखे थे उन्हें देखकर बादशाह को यूं लगा जैसे बारात दरिया के उस पार रखी हुई है और अभी यहाँ पहुंचने वाली है, और वो इसी इंतजार में बैठा था। जैसे ही गीदड़ एलची की तरह बादशाह के महल में पहुंचा, पीछे मोची ने गीदड़ की हिदायत के मुताबिक धोबी से कहा कि वो जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े दरख्तों और झाड़ियों से उतार ले। इसके बाद ही वो जल्दी जल्दी धुई हुई रुई के बड़े बड़े गट्ठे दरिया में डालने लगा। दरिया में रुई के गट्ठे डूबते तैरते दूर से कुछ यूं लग रहे थे जैसे बड़ी बड़ी कश्तियों के डूबने और तैरने की आवाजें आ रही हों। इधर एलची जैसे ही बादशाह के महल पहुंचा वो रोना धोना शुरू कर दिया। उसे इस तरह रोता पीटता देखकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ और शहजादी की बारात कहाँ है? एलची बोला, बादशाह सलामत, बहुत बुरा हुआ। हमारा बादशाह बारात के साथ दरिया पार कर रहा था कि अचानक जबरदस्त तूफान आ गया। तमाम साजो सामान, अमीरों, वजीरों, रिश्तेदारों और फौज के लोग कश्तियों समेत डूब गए। और हमारा आने वाला दामाद कहाँ है, क्या वो भी डूब गया? बादशाह ने परेशान होकर पूछा। इस पर एलची ने कहा कि बादशाह सलामत, खुशकिस्मती से मैं और बादशाह ही बचे हैं, और वो भी सिर्फ कपड़ों के साथ। और बादशाह सलामत का लिबास भी फट चुका था, एक गरीब आदमी से कपड़े लेकर पहना दिए गए हैं। मगर वो इस वक्त कहाँ है? बादशाह ने फिर परेशान होकर पूछा। हुजूर, इस वक्त वो दरिया के पार अकेला तन्हा बैठा है। ये सुनकर बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन जाएं और पूरी शानो शौकत के साथ हमारे होने वाले दामाद को महल में ले आओ। हुक्म मिलते ही फौज के सिपाही मोची को लेकर महल पहुंच गए। तब तक धोबी अपने सारे कपड़े समेटकर जा चुका था और रुई के बड़े बड़े गट्ठे दरिया में डूब चुके थे। सिर्फ मोची हैरान परेशान दूसरे किनारे पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। इसके बाद मोची को कश्ती के जरिए दरिया पार कराया गया और बड़ी शानो शौकत के साथ बादशाह के महल में पहुंचा दिया गया। जब बादशाह ने अपने होने वाले दामाद को जिंदा पाया तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और यूं शहजादी और मोची की शादी धूमधाम से हुई। शादी के बाद एलची ने बादशाह से कहा कि अलीम पनाह, अगर इजाजत दें तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, जरूर कहो, हमारी तरफ से इजाजत है। एलची ने बड़े अदब से कहा, अलीम पनाह, आपके दामाद का सब कुछ लुट चुका है। माँ बाप, रिश्तेदार, अमीर, वजीर सब तबाह हो चुके हैं और अब वो बिल्कुल तन्हा है और पीछे खबर नहीं कि महल पर भी किसी ने कब्जा कर लिया हो। क्योंकि बारात की तबाही की खबर पीछे पहुंच चुकी थी, इसलिए उनका वापस जाना बेसूद है। क्यों ना उन्हें यहाँ ही रुकने पर मजबूर किया जाए। इत्तेफाक से बादशाह भी पहले से यही सोच रहा था। बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उसे बहुत प्यार करता था। उसे एलची की ये बात बहुत पसंद आई। उसने दिल में सोचा कि इस तरह उसकी बेटी भी उसकी नज़र के सामने रहेगी और मुझे भी सल्तनत में मेरा हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। उसने एलची से कहा, क्या हमारा दामाद इस बात को मान जाएगा? एलची फौरन बोला, हुजूर, ये आप मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें राजी कर लूंगा। बादशाह खुश था कि अब उसकी बेटी उसकी नज़र के सामने ही रहेगी। चुनाचे मोची को वहां ही एक महल दे दिया गया जहां मोची शाही शानो शौकत के साथ रहने लगा। चंद दिन तक गीदड़ भी वहां एलची के तौर पर उनके साथ रहा। फिर एक दिन मोची से कहा, देखो, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं भी अपने साथियों से मिल सकूं। मोची ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और रुखसत होकर एक बार फिर अपने असली रूप में आ गया और अपने दोस्तों से मिल गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।